हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। आज मैं आप लोग के लिए समान अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। इस 50 प्लस क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 35 प्लस हो पाता है तो ये स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। मैंने सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी और पेपर से इंक्लूड किया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो मैं टेस्ट सीरीज कवर करूंगा, टेस्ट सीरीज 10 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 9 टेस्ट सीरीज कवर कर चुका हूं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इस बार बीपीएससी में 1000 प्लस सीट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बीएसएससी सीजीएल 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस बार आपको 25,000 भर्ती देखने को मिल सकता है। रेलवे और एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। बिहार दरोगा के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मे भी अक्टूबर नवंबर में 2500 भर्ती आप लोग के बीच देखने को मिल सकता है। बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब की बार डबल स्टार के साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। तो ये मेरे दोस्त आपको आइवर जोनिक्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइवर जोनिक्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था, क्योंकि इसमें शक्ति का जो केंद्र होता है आपको कैबिनेट ही होता है। संसदीय सरकार के उत्तरदायित्व सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक इन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है मेरे दोस्त, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल किस समाज सुधारक ने महाराष्ट्र के पुणे में खोला था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल किस समाज सुधारक ने महाराष्ट्र के पुणे में खोला था। ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा खोला गया था। यहाँ से 4-5 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी डिटेल देखते हैं। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले का जो जन्म होता है 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में होता है। थॉमस पेन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ द मैन से प्रेरित होकर समाज सेवा का संकल्प लिए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 1873 में वंचित वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ये भी याद रखेंगे कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ 1848 में पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे में महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल शुरुआत किए थे। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी याद जरूर रखेंगे कि इनके द्वारा एक गुलामगिरी बहुत ही फेमस पुस्तक है लिखा गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म सहित समाज आधार पर कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये फ्रेम किया हूँ। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। ये मेरे दोस्त अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। अंकटाड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, कई बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेरे दोस्त इसका हेडक्वार्टर अंकटाड में जो है, अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दिन और दिवस से संबंधित कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिन और दिवस से भी पूछे जाते हैं। मैंने सारे सिलेबस को पढ़ा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हर क्षेत्र से आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से दिन और दिवस से संबंधित कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको सबको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2 मार्च को मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त आपको यही गलत है। और बाकी विश्व ओजोन दिवस कई बार
बार पूछा गया है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत का चुनाव के लिए बोला गया था, तो विश्व वन्य जीव दिवस है मेरे दोस्त 2 मार्च को नहीं, एक्चुअल में ये 3 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ एक चीज और आप लोग याद रखेंगे जरूर, विश्व वन्य जीव अधिनियम एक अधिनियम है, विश्व वन्य जीव अधिनियम, जो कि कब पारित हुआ था, तो मेरे दोस्त आपको ये 1972 में हुआ था। ये कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व वन्य जीव दिवस आपको 3 मार्च को, जबकि एक चीज और मैं फैक्ट बताया हूँ जो कि आपको याद रखना चाहिए कि वन्य जीव अधिनियम कब बना था, 1972 में बना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा। ग्रेट रिफ्ट वैली किस देश में स्थित है? बीते दिनों आपको ये जो वैली था चर्चा में आ गया था, जिससे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बहुत ही चर्चा में रहा। ग्रेट रिफ्ट वैली किस देश में स्थित है? तो इस 5 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो वैली है अफ्रीका महादेश में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न घुमा सकता है। आपको ग्रेट रिफ्ट वैली जो है आपको ये अफ्रीका महादेश में देखने को मिलता है, साथ ही साथ जबकि ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखने को मिलता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, बीते दिनों ये दोनों चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए MSRV का टीका लगाया जाता है? तो बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा था। आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए MSRV का टीका लगाया जाता है? ठीक है, खसरा, कंठमाला और रूबेला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त सारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, MSRV टीका 4 बीमारियों से बचाता है। कौन कौन आपको ये पता होना चाहिए, खसरा, वो कंठमाला, रूबेला और वेरिसेला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जिसको स्मॉल पॉक्स यानी चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह टीका 12 महीने के लिए 12 वर्ष की आयु के बच्चों को के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, पूछा जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा, राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में वही चीज आएगा मेरे दोस्त जो चर्चा में रहेगा। जो चर्चा में है उसे आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वैसे आप लोग लुसेंट तो जरूर पढ़े होंगे, लेकिन जो फिलहाल चर्चा में है उसे आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। मिर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, ये आपका बिल्कुल सही है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही चर्चा में रहा था, उड़ीसा में, ये भी सही है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क मेरे दोस्त ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसी का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है मेरे दोस्त आपको ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। आइए एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। एक और आप याद रखना, फाउंग पुई, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। फाउंग पुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, बीते दिनों ये भी बहुत चर्चा में रहा है। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको ये मिजोरम में देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा है उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल का जो पद था गोमत, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ऋग्वैदिक काल का जो पद है गोमत निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये धनी व्यक्ति के लिए बोला जाता था। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद काल में जो अध्यावर होता है, जो सेमी लौकिक होता है, उनके पास संपत्ति के रूप में मवेशी और घोड़े होते थे। ऋग्वेद में गाय और वृषभ और घोड़े के शब्द का जो प्रयोग बराबर किया गया है, ठीक है। मवेशियों को धन का पर्याय माना जाता है और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले दूसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बीते दिनों चांदी चर्चा में आ गया था, जिसके कारण क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले दूसरा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दूसरा जो राज्य हो जाएगा आपको ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आपसे लेकिन फर्स्ट अगर पूछेगा तो फर्स्ट मेरे भाई आपको राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सेकंड पूछा हूँ इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट 2021 के अनुसार चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है मेरे दोस्त, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपको झारखंड में होता है। चांदी दुनिया का सबसे सुचालक है, तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका गुड कंडक्टर बोला जाता है इसको। इसमें 100 के स्केल पर इसको अगर रखोगे तो पूरे 100 अंक आपको देखने को मिलता है, जबकि तांबे का 97 अंक देखने को मिलता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना है कि ऊष्मा का दूसरा सबसे अच्छा चालक किसको बोला जाता है, तो आप तांबा लगाएंगे फर्स्ट में, तो आपको में भी पता ही है चांदी, वैसे आपको सबको पता ही है। मैक्सिको में भी चांदी का उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। देखो मैक्सिको की कुल चांदी का उत्पादन 21% योगदान देता है। चीन चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कुल कितना, इसमें 18% हिस्सा इस्तेमाल करता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया था। ये इसका भी डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन खेल और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो चर्चा में रहा खिलाड़ियों और उससे संबंधित खेलों के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चर्चा में खिलाड़ी है उसे आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीति अस्मिता क्या खेलती है, वेट लिफ्टिंग। और अभिषेक शर्मा क्रिकेट, देखो अभिषेक शर्मा बहुत ही चर्चा में रहा था आईपीएल में, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला था, सर्वाधिक छक्का भी इस आईपीएल में अभिषेक शर्मा ही लगाया था, ठीक है। तो 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आपको प्रीति अस्मिता ये वेट लिफ्टिंग खेलती है, ये बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। दीक्षा डागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीक्षा डागर भी याद रखेंगे, ये गोल्फ से इनका संबंध है। दीपक कर्माकर इनका संबंध बॉक्सिंग से। तो मेरे दोस्त आपका जो रॉन्ग हो जाएगा, दीपक कर्माकर एक्चुअल में ये बॉक्सिंग नहीं, ये क्या खेलती है, जिम्नास्ट की प्लेयर है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दीपक कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट बनी थी। तो करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और विविध के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये आप जरूर याद रखेंगे। दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पहली जो युवा थी आपको मीराबाई चानू के बाद ये आपको दूसरी और युवा वर्ग में विश्व कीर्तिमान बनाने वाली प्रीति अस्मिता देश की पहली वेट लिफ्टर भारोत्तोलन बनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आदित्य अशोक का जो संबंध है मेरे दोस्त आपको ये गोल्फ खेल से है। तो ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा दर्रा भारत, चीन और नेपाल तीनों को जोड़ता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा दर्रा भारत, चीन और नेपाल तीनों को जोड़ता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये लिपू लेक दर्रा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए लिपू लेक दर्रा भारत, चीन और नेपाल तीनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले अभिलेख अशोक के द्वारा ही जारी किया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन और कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। 13 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये रुद्र दामन हो जाएगा। ये इसका भी डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने का राजा कौन सा राजा था। तो आपको रुद्र दामन था, जो कि कौन शासक था, ये शक शासक था। मौर्यकालीन सुदर्शन झील टूटे हुए बांध को रुद्र दामन ने ही बनाया था। तो इसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो कई बार उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आधुनिक भारत का शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है भारत का, आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, भारत का आधुनिक शिल्पकार भी कहा जाता है। ये सारे फैक्टर से याद होना चाहिए। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट किसको बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। और महबूब इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है, ठीक है। और युवा प्रधान मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को बोला जाता है। तो आंसर मेरे दोस्त आपको रॉन्ग हो जाएगा डी, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे युवा प्रधान मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को नहीं बोला जाता है, बाकी उपरोक्त तीनों बिल्कुल सही है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए जिन सेन को युवा प्रधान की उपाधि से नवाजा गया था। किसको उपाधि दिया गया था, जिन सेन को आपको युग प्रधान बोला जाता है। अकबर ने कश्मीर वासी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरीन कलीम की उपाधि दिया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो ऊपर बताया वो भी सारे इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपको, अपीको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए ये भी आंदोलन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है, अपीको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिलों में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको क्या पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये आपको उत्तराखंड में नहीं शुरू हुआ था मेरे दोस्त। ये कहाँ शुरू हुआ था, ये कर्नाटक में शुरू हुआ था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अपीको आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलन में से एक है। यह आंदोलन कर्नाटक के कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट में ये शुरू हुआ था। 1980 के दशक के दौरान जब ठेकेदारों ने पेड़ों को गिराने की कोशिश किया था, तो पांडुरंग हेगड़े ने लोगों को पेड़ों को गले लगाकर अपीको आंदोलन जैसा स्थानीय भाषा कन्नड़ में बोलकर यह जंगलों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये आपको दो फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अपीको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ था। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो ये पांडुरंग हेगड़े के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे, यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है। अगर महिला का जिक्र किया जाएगा तो महिला भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको अपीको आंदोलन बता ही दिया, कर्नाटक में एक चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन भी पर्यावरण से ही रिलेटेड था, पेड़ों को बचाव के लिए था, जो कि ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरुआत किया गया। लेकिन कई बार महिला से भी क्वेश्चन सवाल पूछ दिया जा रहा है अभी एक एग्जाम में। तो जो चिपको आंदोलन था मेरे दोस्त, गौरा देवी, ये नाम आप याद रखेंगे, गौरा देवी के द्वारा ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में चर्चा में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सुर्खियों में रहा रुआंग ज्वालामुखी। देखो जो भी ज्वालामुखी चर्चा में होता है उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। रुआंग ज्वालामुखी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सुर्खियों में रहा रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है, और बीते दोनों माउंट ईबू में, आपको माउंट ईबू ये भी याद रखना, ठीक है। इंडोनेशिया के माउंट ईबू में ज्वालामुखी होने के कारण बहुत ही चर्चा में रहा था। तो माउंट ईबू और रुआंग ये दोनों कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, आपको ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो पेपर से इंक्लूड किया गया है। उत्तराधिकार के लेकर शाहजहां के बेटे के बीच में हुई सामूगढ़ की लड़ाई किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है सामूगढ़ की लड़ाई किस वर्ष हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो सामूगढ़ का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये 9 मई 1658 को हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ये 9 मई 1658 को मुगल उत्तराधिकार के लेकर शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह और उनके 3 छोटे भाइयों अंग्रेजी शाह शुजा और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के बीच में सामूगढ़ की लड़ाई हुआ था। कुछ ही घंटों के बाद दारा शिकोह इस युद्ध में छोड़कर भाग गया और औरंगजेब बाद में क्या बना था, सम्राट बना था। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। औरंगजेब को आपको पता है 2-3 उपाधि है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। शाही दरवेश भी इसको बोला जाता है, जिंदा पीर भी बोला जाता है, ठीक है, मूर्ति भंजक भी इसको बोला जाता है। तो ये इसे याद रखेंगे, बाकी डिटेल क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक राजधानी से भी आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हमें उस राजधानी को याद करना है जो चर्चा में है। जो चर्चा में है वही आपके एग्जाम में आएगा और फालतू कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है चर्चा में रहा देश और उसके राजधानी के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। देखो मेरे दोस्त, पापुआ न्यू गिनी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। तो पापुआ न्यू गिनी इसका राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरोबी, ये बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान, तो आपको पता है ईरान बीते दिनों क्यों चर्चा में रहा था, मे भी वहाँ तो सबको पता है, हेलीकॉप्टर के कारण वहाँ के राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण ईरान बहुत ही चर्चा में रहा था। सोमालिया भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। सोमालिया की राजधानी है मेरे दोस्त आपको मोगादिशु, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुथानिया, देखो लुथानिया भी बहुत ही चर्चा में रहा था। लुथानिया को जो राजधानी है निकोसिया, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। आपसे गलत पूछा जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो लुथानिया की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त, ये आपका निकोसिया नहीं। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए लुथानिया यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी आपको लताविया है। इसे आप लोग इसकी जो सीमा मिलती है लताविया बेलारूस पोलैंड से रूस से मिलती है। देखो लुताविया की राजधानी है आपका विनियस है, तो इसे आप याद रखेंगे। लुथानिया की राजधानी है जो कि आपको विनियस है। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यूरो। और जो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो सारे देश है जो चर्चा में रहा है उसी को मैं इंक्लूड किया हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो पेपर से इंक्लूड किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को हिंदी अखबार उद्यंत मॉडर्न किस शहर से प्रकाशित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि दुनिया का पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को हिंदी अखबार उद्यंत मॉडर्न का किस शहर से प्रकाशित किया गया था। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कोलकाता शहर में प्रकाशित किया गया था। आइए इसका भी डिटेल एक बार देखते हैं। देखिए, दुनिया का पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को पहला हिंदी अखबार जो था मेरे दोस्त आपको उद्यंत मॉडर्न को कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, और इसकी शुरुआत जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सनराइज उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो सनराइज उद्योग का उदाहरण कौन नहीं है, ये भी चर्चा में रहा था बीते दिनों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो सनराइज उद्योग का उदाहरण मेरे दोस्त ऑटोमोबाइल उद्योग से नहीं है, आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, सनराइज उद्योग वह उद्योग होता है जो नया अपेक्षाकृत नया जो तेजी से वृद्धि कर रहा है और भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाली उम्मीद है। सनराइज उद्योग के उदाहरण आपको हाइड्रोजन ईंधन हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अंतरिक्ष पर्यटन, ये सब सारे शामिल है। तो वैसा उद्योग जो भविष्य में उसके बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल देखे जा रहे हैं, ठीक है, उसी को ही आपको सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा भूमि हदबंदी अधिनियम किस प्रधानमंत्री सरकार के समय में शुरुआत किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा भूमि हदबंदी अधिनियम किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, हाल ही के दिनों में भारत के उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में किसान घाट पर, जो कि आपको चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है, की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित किए थे। उनकी सरकार ने ग्रामीण गरीबी और असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भूमिहीन किसानों की भूमि पुनर्वितरित करने के लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया था। तो ये फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में उनको योगदान के लिए 2024 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण गोल्डन राइस का रंग पीला एवं सुनहरा होता है। तो बीते दिनों गोल्डन राइस चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण गोल्डन राइस का रंग पीला या सुनहरा होता है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये बीटा कैरोटीन के कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार देखते हैं बीटा कैरोटीन का चर्चा कर लेते हैं। देखो, गोल्डन राइस के दाने में सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन और जिंक के उच्च स्तर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन शरीर की आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तन हो जाता है, और बीटा कैरोटीन के कारण ही गोल्डन राइस जो होता है अपना रंग बदल लेता है, जिस कारण ये पीला और सुनहरा हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, गोल्डन राइस बीते दिनों चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सुर्खियों में रहा गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, बीते दिनों गेहूं का 2 प्रजाति मिला है, जिसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सुर्खियों में रहा गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, करनाल और हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। इसे याद रखेंगे, गौ और जौ गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान आपको करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माइक्रोसेफली रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, शरीर से जुड़ा हुआ मैटर है। माइक्रोसेफली रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये डी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। माइक्रोसेफली रोग इसमें होता है क्या, मस्तिष्क का जो साइज होना है, मतलब उसमें क्या होता है, उसका साइज का विकास थोड़ा सा कम हो पाता है, जिसके कारण ये बीमारी अभी चर्चा में है, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रोसेफली एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों के सिर का बाह्य का आकार सामान्य से बहुत छोटा होता है, यानी उसका जो आकार होता है जो होना चाहिए उससे क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। माइक्रोसेफली वाले अधिकांश बच्चे मस्तिष्क का भी समान आकार में बहुत छोटा होता है, उसे कार्य करने, संतुलन बनाने समस्या उत्पन्न होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है, और चेहरे की विशेषताएं असमानता हो जाती है, जिस कारण उनको भविष्य में दिक्कत होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस स्थिति में शुरुआत में ही भ्रूण में आरंभ में ही पता चल जाता है, यानी जो भ्रूण जो होता है उसी टाइम आपको ये पता चल जाता है। जब मस्तिष्क अपने विकास पर चरम पर होता है तो उसी दौरान कोशिकाएं जो होती है न्यूरॉन बन जाती है, सामान्यतः रूप से विभाजित होने में विफल रहती है, इसीलिए बीमारी बहुत ही चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम जेल यात्रा कौन सी थी? ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के जीवन की अंतिम जेल यात्रा कौन सी थी? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा, आगा खां पैलेस। ठीक है, आइए इसका भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी के जीवन की अंतिम जेल यात्रा कौन था? तो आगा खां पैलेस, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में है, खास करके गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशान है इससे युवा, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कंजक्टिवाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कंजक्टिवाइटिस रोग जो मेरे दोस्त आपको ये आंख को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से देखिए 2-3 फैक्ट है। कंजक्टिवाइटिस रोग जो है आंख से संबंधित है। और विटामिन ए, तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है उसका रासायनिक, जिसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग से आंख से ही रिलेटेड है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के मिलान के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो थाल घाट जो दर्रा है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है, इसे आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको भोर घाट ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ये भी सही है। पाल घाट और पालकड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सेनकोट्टा गैप मैसूर और मदुरई को जोड़ता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सेनकोट्टा गैप एक्चुअल में मैसूर को नहीं जोड़ता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये केरल के त्रिवंतरमपुरम और मदुरई को जोड़ता है, जो कि केरल के आसपास देखने को मिलता है। तो गलत पूछा गया है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए इस पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए थालघाट दर्रा है जो कि आपको मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भोरघाट दर्रा है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, जो कि आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। पालघाट दर्रा जो कि आपको पालक्कड़ और कोयम्बटूर तमिलनाडु के पास देखने को मिलता है, इसका जो स्थिति है मेरे दोस्त आपको ये केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, और सेनकोट्टा गैप आपको त्रिवेंद्रम और आपको मदुरई के बीच में देखने को मिलेगा, और इसका जो आपको स्थिति है आपको केरल राज्य में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिहार के प्रमुख झीलों और उससे संबंधित जिला के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बीते दिनों बिहार का झील थोड़ा सा चर्चा में आ गया था, जिसके कारण क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिल्कुल सही है। गोगाबिला झील ये कटिहार में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और आपका अनुपम झील ये कैमूर में है, बहुत ही चर्चा में रहा था ये अनुपम झील। मोती झील जो कि भागलपुर में, तो आंसर जो मेरे दोस्त हो जाएगा ये डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोती झील है, ये आपको भागलपुर में नहीं देखने को मिलता है, ये आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, जहाँ लिपि अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आइए इसका एक बार डिटेल देखते हैं। मोती झील आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मुजफ्फरपुर में। जगतपुर झील आपको ये भागलपुर में देखने को मिलता है। और कांवर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये पहला रामसर साइट हो जाता है बिहार का। अभी बिहार में आपको पता होना चाहिए 3 रामसर साइट हो गया है, जिसमें से आपको ये कांवर झील सबसे पहला था, और नागी नकटी आपका अभी पता ही है 3 हो गया टोटल मिला के। तो इसे आप लोग सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत की नो फास्ट यूज नीति किससे संबंधित है? तो ये भी बीते दिनों इंपॉर्टेंट बहुत ही चर्चा में रहा था। भारत की नो फास्ट यूज नीति किससे रिलेटेड है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा, ये परमाणु हथियार से रिलेटेड है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति किससे संबंधित है? तो आपको बता चुका हूं मैं, ये परमाणु हथियार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है महाजनपद में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? तो आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद था, जिसमें से मगध सबसे ज्यादा रॉक स्टार था। तो आपसे पूछा जा रहा है 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद एकमात्र था जो कि दक्षिण भारत में स्थित है? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये अस्मक स्थित है। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाजनपद की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख आपको बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, जहाँ की महावस्तु और जैन ग्रंथ में किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में आपको देखने को मिलता है, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली था। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो रॉक स्टार था आपको मगध ही था सबसे ज्यादा शक्तिशाली। 16 महाजनपदों में से आपको अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि आपके दक्षिण भारत के गोदा नदी किनारे स्थित था, तो इसीलिए कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद में बज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और किसमें आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसमें 16
महाजनपदों में से जो आपका बज्जी और मल था उसमें मेरे दोस्त आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, जबकि शेष में आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। इस तरह का सवाल बीपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, आपसे पूछा रहा है अहिल्याबाई होलकर। बीते दिनों अहिल्याबाई होलकर चर्चा में थी। अहिल्याबाई होलकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वह होलकर राजवंश से संबंधित है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने इन्हें दार्शनिक रानी के रूप में सम्मानित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक बार डिटेल देखते हैं। देखिए, हाल ही के दिनों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर जो है आपको पता है, ये आपको मराठा रानी और होलकर वंश की एक प्रमुख शासक रही है। ठीक है, शासिका रही है। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इनको जो एक उपाधि दिया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अहिल्याबाई होलकर अपनी बुद्धिमत्ता, साहस के लिए बहुत ही फेमस है और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने इन्हें प्रबुद्ध शासन और शासन के लिए इन्हें दार्शनिक रानी के रूप में सम्मानित किया है। ये फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चर्चा में रहा टिंकर नाका। देखो, बीते दिनों ना टिंकर नाका बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, तो चर्चा में रहा टिंकर नाका किन दो देशों के बीच जोड़ने वाली व्यापारिक दृष्टि कौन से महत्वपूर्ण मार्ग है? ठीक है, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये सी हो जाएगा। नेपाल और चीन के बीच में ये स्थित है टिंकर नाका, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय सीमा से लगे नेपाल के दार्चुला जिले के नेपाल चीन को जोड़ने वाली टिंकर नाका बहुत ही जल्द खुलने वाला है, जिसको लेकर ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एक जनजाति है सोमपेन, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? तो सोमपेन जनजाति अभी हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव में वोट देने के कारण इसीलिए अंडमान निकोबार का जनजाति चर्चा में आ गया था। तो 33 का जो आंसर होगा मेरे भाई, ये इसमें आपको कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें आपको 33 का 20 सदाबहार वन पाए जाते हैं। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूमध्य रेखा के पास स्थित है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय रेखा है, जिसके कारण यहाँ का सदाबहार वन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संशोधन अधिनियम से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्योंकि शहरी शासन की व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 1992 के ब्राजील में आयोजित रियो शिखर सम्मेलन में नेतागण किन प्रमुख वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करने में असफल रहा था? तो देखिए, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि 1992 के ब्राजील में आयोजित जो किया गया था रियो शिखर सम्मेलन में, उसमें नेतागण किन प्रमुख वैश्विक मुद्दे चर्चा करने में असफल हो गया था? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आपको जो रियो द जेनेरो सम्मेलन जो कहाँ हुआ था 1992 में, आपको ब्राजील में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग और आम सहमति तक पहुँचाने में असफल रहा था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त होने वाले डंपिंग का अभिप्राय क्या है? यानी जो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रयुक्त होता है, जो यूज होने वाली है, डंपिंग वर्ड है। डंपिंग का क्या मतलब होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा देश में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर निर्यात करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब किसी वस्तु के निर्यात देश द्वारा घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्य से भी कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है, यानी कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है, उसी कंडीशन को हम डंपिंग बोला जाता है। ठीक है, डंपिंग के तहत निर्यात वस्तु का मूल्य निर्यात देश के स्थानीय उत्पादन लागत से भी क्या होता है? कम होता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, बीते दिनों कालाजार बीमारी बहुत ही चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो कालाजार रोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया है सवाल कि कालाजार रोग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? कालाजार रोग ब्लैक फीवर या विसरेल लिस्मेनिया के रूप में भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर या विसरेल लिस्मेनियासिस के रूप में भी जाना जाता है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है, जिसके जो संक्रमण जो होता है वो
फ्लेटोबोटोमाइन सैंड फ्लाई मक्खी से फैलता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जो आपको कालाजार रोग है वो सैंड फ्लाई से फैलता है। कौन सा सैंड फ्लाई से? फ्लेबोटोमाइन। तो इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे दोस्त आपका, ये स्टेटमेंट आपका दोनों बिल्कुल सही है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों बिल्कुल आपका ये सही है। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। जो बीते दिनों ये चर्चा में रहा था, तो कालाजार रोग जिसको आपको पढ़े होंगे आप लोग, ब्लैक फीवर या विसरल लिशमैनियासिस के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह एक प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। इसका जो संक्रमण मादा है आपको पढ़े होंगे, फ्लेटोबोटामाइन सैंड फ्लाई मक्खी से ये फैलता है। तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे आपको क्या दिक्कत होगा, तो बुखार लगेगा, वजन घटेगा और प्लीहा और लीवर बढ़ना और एनीमिया का भी शिकायत देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही चर्चा में रहा, मरूबो जनजाति। देखो जनजाति से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जनजाति बहुत चर्चा में है उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। बहुत चर्चा में रहा, मरूबो जनजाति किस देश में निवास करते हैं? तो ये मरूबो जनजाति एक्चुअल में चर्चा में क्यों आया? तो एक्चुअल में चर्चा में आने का इसका यही रीजन है कि यहाँ पे इसको नेट दिया गया। ठीक है, ब्राजील ऐसी जगह पे आपको नेट, जो कि जंगल में नेट मिल जाए तो आप लोग खुशी से वैसे भी पागल हो जाओगे। तो वही हाल हुआ ये जनजाति का। ठीक है, इसलिए जनजाति खतरों में आ गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको यूट्यूब व्हाट्सअप चलाया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जनजाति खतरे में है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बहुत चर्चा में रहा, मरूबो जनजाति किस देश में निवास करता है? तो ये आपको अफ्रीका महादेश में, ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते। देखिए अफ्रीका महादेश ब्राजील के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 2000 सदस्य वाली मरूबो जनजाति को आखिरकार इंटरनेट की सुविधा मिल गई है, जिसके कारण जो है अमेजन जनजाति का आखिरकार इंटरनेट से जुड़ना शुरू हो गया है। तो उसी वहाँ पे जो इंटरनेट पहुँचाने का जो काम है किनके द्वारा किया गया है? एलन मास्क के द्वारा ये संगठन का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वहाँ पे आपको ये कंडीशन आ गया है। देखिए अमेजन जो है आपको ब्राजील, जिसको विश्व का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है, आप लोग में भी पढ़े होंगे, घने जंगल में बसे कबीले तक इंटरनेट पहुंचा, युवा सोशल मीडिया और बच्चे वीडियो गेम में डूबे और 9 माह में ही पूरा संस्कृति खतरे में आ गया है। खतरे में आने का मतलब यही हुआ गया कि वो जो जनजाति है उसको इंटरनेट फ्री में मिल गया, जिसके कारण उस जनजाति को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें हम लिग्न हो जाएंगे और मेरा जनजाति खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतारा प्रथा, ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है, संतारा प्रथा का संबंध किससे है? तो संतारा प्रथा जो है मेरे दोस्त आपको 39 का डी हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बीते दिनों बहुत ही ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो संतारा प्रथा आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों को याचिका पर संतारा प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों पर अंतिम रोक लगा दिया है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले घाटे की वित्त पोषण का विचार रखा था? देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन में ये फ्रेम किया हूँ। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले घाटे के वित्त पोषण का विचार रखा था? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा ये विचार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन और उसके रासायनिक नाम के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोनोथिक एसिड है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। विटामिन B6 का पैरोडॉक्सिन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन B7 को बायोटीन बोला जाता है, ये भी आपका सही है। विटामिन B9 को कोलामिन बोला जाता है, तो ये मेरे दोस्त आपका ये 9 का डी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे विटामिन B9 को फोलेट बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं एक बार। देखिए विटामिन B9 को जो रासायनिक नाम है उसको फोलेट बोला जाता है, और विटामिन B12 को कोवालामिन बोला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जास्कर घाटी, बीते दिनों ये घाटी बहुत ही चर्चा में आ गया था। जास्कर घाटी जो हाल ही में खबरों में रहा है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये लद्दाख में देखने को मिलता है जास्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीते दिनों ये आपको एतुर्न गरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एतुर्न गरम वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे दोस्त, 43 का जो आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना के राज्य में देखने को मिलता है। तो ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे आप लोग याद रखेंगे। एक तो हो गया आपको एतुर्ना गरम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपको ये तेलंगाना में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ये दोनों बहुत ही चर्चा में रहा था बीते दिनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है,
पर्वत और उससे संबंधित महाद्वीप के मिलान के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। 44 का देखिए एंडीज जो है आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये मे भी सबको पता होगा। अल्ताई एशिया में पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अल्पस यूरोप में पड़ता है। और आपको एप्लेशियन, तो एप्लेशियन दक्षिण अफ्रीका में नहीं पड़ता है दोस्त, यही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एप्लेशियन जो है आपको ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है। एप्लेशियन पर्वत जो है मेरे दोस्त आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक गैट ऑफ द एनिमल्स किसके द्वारा लिखा गया। ये 6th क्लास का एनसीईआरटी से मैंने साइंस का बुक से इंक्लूड किया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे दोस्त 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा ये लिखा गया है। उसमें बहुत सारे जंतुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये पुस्तक आप लोग जरूर याद रखेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में जंतुओं के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे फिजिक्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह किया जाता है, विद्युत का धारा प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक जो होगा आपको क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 46 का जो है आपको आंसर जो होगा मेरे दोस्त का जो चुंबक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का जो चुंबक है मेरे दोस्त अपने आप को क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे स्वतंत्रता हुआ चुंबक को लटकाते हो तो नॉर्थ और साउथ पोल में आकर ये रुकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर क्यों आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है केचुआ जो कि किसान का मित्र भी कहलाता है, आप लोग पढ़े होंगे। केचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आता है, क्यों, क्या रीजन है कि केचुआ एक विशेष समय में ही जमीन से बाहर होता है। खास करके ये बरसात के टाइम में आपको देखने को मिलता है, तो जब भारी वर्षा के कारण ये आपको देखने को मिलता है खेतों में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए मिट्टी के गहरी मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर मांद और छिद्र बना लेता है। इन छिद्रों के द्वारा वायु के अंदर से वह बाहर आने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों से मांदों से वायु की जगह पानी भर आता है। ठीक है, और इस स्थिति में जमीन के ऊपर अंदर रहने वाले जीवों को सांस के लिए जमीन पर आना पड़ता है। ठीक है, जंतुओं को। यही कारण है कि केचुआ केवल भारी वर्षा में ही समय पर जमीन से बाहर आपको देखने को मिलता है। एक्चुअल में उसका जो छिद्र बन जाता है और बाद में जब बारिश होता है तो उसी छिद्र से केचुआ वो बाहर निकलता है जब बारिश की स्थिति आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 48 का देखते हैं। 48 पूछा जा रहा है किसी गैस को द्रव में बदली जा सकती है बट कैसे। ठीक है, क्या कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर आपको किसी द्रव को आपको गैस को द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव अवस्था में बदल जाता है। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों में विभिन्न अवस्थाओं आपको देखने को मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ का 3 अवस्था होता है, वैसे तो 4 है भी, 5 भी है, प्लाज्मा चौथा है और 5वां बोस आयोडाइन कंसंट्रेट, लेकिन 6ठी अवस्था का भी खोज हो चुका है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, मे भी आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बहुत चर्चा में रहा रामसर वेटलैंड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो बीते दिनों रामसर साइट्स बहुत चर्चा में आ गया था, जिसके कारण क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है बहुत चर्चा में रहा रामसर वेटलैंड्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में वेटलैंड की संख्या 82 है, ये बिल्कुल आपका सही है। बिहार में वेटलैंड की संख्या 3 है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। भारत में रामसर को 1983 में अपनाया गया था। मेरे दोस्त यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत का चुनाव करना है। ठीक है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल बिहार में जमुई में स्थित है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेरे दोस्त ये भारत में जो रामसर साइट को अपनाया गया था ये 1983 को नहीं मेरे दोस्त, 1982 को अपनाया गया था। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। रामसर वेटलैंड्स 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर में रामसर को अपनाया गया था। तो ये पहली बार अपनाया गया था कहाँ पे, ईरान में रामसर वेटलैंड्स को 2 फरवरी को, और भारत में 1982 में। 2 फरवरी को हर वर्ष आपको पता है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप इसे जरूर याद रखेंगे। नागी नकटी अभी नया जुड़ा है। पहला अभ्यारण्य आपको पता है कौन सा था, पहला रामसर साइट तो आपको बेगूसराय में जो कांवर झील है वो है, और बाकी ये दोनों मिल गया तो बिहार में टोटल 3 हो गया। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विवेका रॉक गार्डन तमिलनाडु में स्थित है। तो मेरे दोस्त हाल ही के दिनों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र गांधी शांति स्थल के लिए गए थे, कहाँ पे ध्यान करने के लिए, विवेकानंद रॉक गार्डन, जो कि आपको ये तमिलनाडु में स्थित है, इसीलिए क्वेश्चन चर्चा में आया। ठीक है, ईवीएम और नोटा पर विकल्प का बटन गुलाबी रंग का होता है। तो हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसके कारण ईवीएम, नोटा ये सब चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो ईवीएम और नोटा पर विकल्प जो बटन दिया जाता है वो गुलाबी कलर का दिया जाता है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। भारत में जो नोटा का विकल्प है मेरे दोस्त 2013 से लागू हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब सबसे ज़्यादा नोटा का इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ है, आपको पता है, पढ़े होंगे, वो कौन सा राज्य किया है, तो आपको पता है एमपी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगला का ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या आपसे पूछा जा रहा है, लाला लाजपत राय ने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी फेंकने के लायक बताया था। तो आपको गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त। आपका गलत जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं किया गया था, बोला गया था, स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो सर शिव स्वामी अय्यर ने अपने रिपोर्ट में रद्दी की टोकरी फेंकने लायक बताया था। ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए, साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन का जो गठन होता है मेरे दोस्त 8 नवंबर 1927 को हुआ था, और भारत में जो साइमन कमीशन का आगमन होता है वो कब होता है, 3 फरवरी 1928 में, जो कि मुंबई पहुंचता है। किस लिए होता है गठन, को पता है, भारत में संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और इसने अपना साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब देता है, तो 1930 में ये पेश करता है। तो इस प्रकार मेरे दोस्त मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सारा आपको सोल्व करवा दिया, और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन वही करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न आ सकते हैं, और जो चर्चा में रहता है जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को एक बार आप जरूर रिवीजन करें, और अगर हाँ वीडियो आपको अगर अच्छा ठीक लगता है तो इसे आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। अभी तक टोटल मैंने 10 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं, और क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।